सबसे पहले शुरू करते हैं प्रभाकरण के बारे में बताना, और इस व्यक्ति ने बयान दिया है तो यह केवल यह स्थापित करने के लिए कि हां यह व्यक्ति भी शायद कुछ वैल्यू रखता है। साथियों, जहां तक मैंने आपको फिलहाल जानकारी दी कि तमिलनाडु और श्रीलंका बिल्कुल आमने सामने बसी हुई कॉलोनी टाइप से जगह हैं, असल में श्रीलंका के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज श्रीलंका के अंदर चाय की और कॉफी की खेती किया करते थे। श्रीलंका के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बड़ी मात्रा में सिन्हले जाति की है। सिन्हले जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिन्हले जो श्रीलंका में रहते हैं, यहां पर काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इंडिया से बड़ी मात्रा में तमिल लोगों को ले जाया जाता था। तमिल, ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु में रहने वाले लोग, ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु में रहने वाले लोग जो कि धर्म से हिंदू थे, उन्हें यहां से लेकर के श्रीलंका में ले जाया जाता था ताकि वो यहां जाकर के चाय की और कॉफी की खेती कर सके, चाय कॉफी रबड़ इसकी खेती कर सके। तमिल चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ले जाए जाते थे यह मानकर कि उन्हें बढ़िया चीजें आती हैं, बढ़िया काम करना आता है, इस वजह से तमिल्स का सिन्हले लोगों के बीच में विरोध होता था, यह मानते हुए कि अंग्रेज तमिल लोगों को इसलिए लाते हैं क्योंकि ये काम में अच्छे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं। इस कारण से सिन्हले अंग्रेजों की प्रेजेंस में भी तमिल लोगों का विरोध करते थे। कोई नहीं, अंग्रेज जब शासन किया करते थे उस समय तमिल लोगों की यहां बहुत वैल्यू होती थी। एक प्रकार से सिन्हले को यह ऐतराज था कि ये पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं, व्यापारिक कुशलता भी है और कारीगरी भी जानते हैं। इस तरह से यहां पर एक नेचुरल रूप से विरोध जो था वो तमिल्स का पहले से ही हुआ करता था जब यहां अंग्रेज थे। अब मैं आपको एक बार और इस बात को जूम करके दिखा देता हूं। यह रहा तमिलनाडु और यह रहा श्रीलंका। अब नेचुरल और नैसर्गिक बात है, आमने सामने होने पर यहां पर नाव की सवारी करके भी बड़ी मात्रा में तमिल्स आकर के रहने लगते थे। तमिल्स जिस जगह रहते थे यह श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा था। इसकी जो सबसे प्रमुख सिटी थी उसका नाम जाफना था। जाफना में बड़ी मात्रा में तमिल्स रहा करते थे। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रभाकरण की, तो प्रभाकरण ने क्या कारण था कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम नाम से, यानी लिट्टे नाम से संगठन बनाया। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले तिथियों को एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लें। प्रभाकरण ने साल 1972 में लिट्टे का गठन किया और 1976 के अंदर इसका नाम बदल करके एलटीटी कर दिया था। यहां पर यह जानना जरूरी है कि 1972 में ऐसी क्या सिचुएशंस रही थी या ऐसे क्या कारण रहे थे जिसके चलते तमिल लोगों ने अपना संगठन बनाया, और संगठन बनाने में प्रभाकरण उसका लीडर था। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता है और वो है कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता था। भेदभाव से प्रभाकरण नाराज था और उसने अपने नेतृत्व में एक संगठन बनाया। दैट मीन्स अंग्रेजों के जाने के बाद से लेकर 1972 के बीच में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिससे तमिल लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा थी। ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए मैं आपको 1948 लेकर चलता हूं। 1948 जब श्रीलंका आजाद हुआ, अंग्रेज तो चले गए लेकिन श्रीलंका में सिन्हले और तमिल लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई। बड़ी मात्रा में सिन्हले थे, तमिल्स तो बाहर से आए थे। कुछ नैसर्गिक तमिल भी थे जो कि तमिलनाडु से वहां पर गए हुए पहले से थे, यानी जिन्हें मूल रूप से श्रीलंका ही माना जाता था। यहां पर तमिल्स को प्रेफरेंस मिलने से विरोध होना शुरू हुआ और श्रीलंका में जातीय संघर्ष शुरू हो गया सिन्हले और तमिल्स के बीच में। मेजॉरिटी में चूंकि सिंहले थे इसलिए तमिल्स का बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण तरीके से बायकॉट किया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि यहां की सरकार के द्वारा ब्रिटिश आजादी के बाद 1956 में, ध्यान से सुनिएगा, जिसका बहुमत है वो सिन्हले हैं, सिन्हले की मेजॉरिटी है, तो स्वाभाविक है सरकार भी मेजॉरिटी की बनेगी। मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को दबाने के लिए अपने अनुसार कानून बनाए। उस कानून के अंदर सिंगला ओनली एक्ट बनाया गया, यानी यहां के जितने भी प्रमुख पद हैं उन पर मतलब रिलीजन के आधार पर लोग बिठाए जाएंगे। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री मान करके इस्लाम की मान्यता रखने के हिसाब से सारी जिम्मेदारियां इस्लामिक लोगों को देने का निर्धारण किया था। श्रीलंका भी कुछ वैसा ही कर रहा था। इसी कारण से श्रीलंका को यह सब करने में पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये सिन्हलों को ही प्रायोरिटी दे रहे थे। तमिल जो कि हिंदू थे उनका यहां पर भेदभाव पूर्वक तरीके से प्रताड़ित उनको किया जा रहा था।
1956 के बाद यहां पर आगे चलते हुए भाषा का भी एक कमीशन आया और उसमें भी यह कहा गया कि आधिकारिक जो भाषा है यहां की वो सिन्हले ही होगी। यहां पर भाषा में भी पूरी तरह से तमिल्स को इग्नोर कर दिया गया। नैसर्गिक था कि जो अंग्रेजों के समय पर काफी प्रभावशाली लोग थे वो आजादी के बाद अपने आप को हाशिए पर जाता देख विरोध करने उतरेंगे। विरोध का चेहरा बना प्रभाकरण। फिलहाल अगर मैं आज का सेंसस दिखाऊं तो श्रीलंका के मैप को अगर आप देखें तो ये जो वायलेट कलर के अंदर आपको आज श्रीलंका का मैप दिखाई देता है ये सिन्हले लोग हैं जो कि यहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये जो आपको एकदम ब्लड रेड कलर दिखाई दे रहा है ये श्रीलंकन तमिल हैं और जो आपको यहां पर येलोइश कलर दिखाई दे रहा है ये इंडियन तमिल है। देखकर मैप से ही यह समझ में आ जाता है कि यहां पर बहुतायत में सिन्हले पाए जाते हैं। अगर मैं आपको यहां की डेमोग्राफी दिखाऊं तो यह सेंसस का डेटा है जिसे मैं आपको जूम करके दिखाना तो चाहता हूं लेकिन मेरा जूम काम नहीं कर रहा है, मैं बोल देता हूं। साथियों यहां पर जनगणना के आधार पर अगर 1946 का मैं आंकड़ा साझा करूं तो 65 कहां गया 69% श्रीलंका के अंदर 69% सिन्हले हुआ करते थे। आज का अगर हम सेंसस निकालें तो वर्ष 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 74.90 यानी 75% हो चुकी है। दैट मींस यहां पर संख्या में इजाफा हुआ सिन्हले का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तमिल्स की बात करते हैं तो श्रीलंकन तमिल की अगर सेंसस में जनसंख्या देखें तो यह 11.02% थी। यह संख्या तो बढ़ी लेकिन जो इंडियन तमिल थे अगर आप उनकी संख्या देखें तो इंडियन तमिल्स की संख्या जो कि उस समय 11.73% थी वो घटकर 5.51% रह गई। यानी भारत से जो गए हुए लोग थे इनका यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में दमन किया गया। उस दमन के चलते यहां पर प्रतिशत जो इंडियन तमिल्स की है वो घटती चली गई। अब ध्यान से देखिए, संख्या जिनकी बढ़ी वो सिन्हले हैं, जिनकी संख्या घटी वो इंडियन तमिल हैं जो कि रिलीजन के आधार पर हिंदू हैं। यहां पर हुई जो लड़ाई थी रिलीजन की, इसी लड़ाई में, और इधर देखिए और मैं 2011 का सेंसस दिखाऊं तो 4.12% यहां पर और फिगर कम हो गया है। इंडियन तमिल्स की संख्या इतनी कम हुई। निश्चित ही यह मन में स्वाभाविक प्रश्न बनेगा कि इतनी कम संख्या होने के पीछे क्या कारण रहा। उसी कारण में इन लोगों के बीच में चला गृह युद्ध है और उस गृह युद्ध में इन कम प्रतिशत में प्रेजेंट लोगों का जो लीडर बना वो प्रभाकरण है। आप लोगों में अब तक एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि भारत नैसर्गिक रूप से 4.12% लोगों का पक्षधर रहेगा क्योंकि ये इंडियन तमिल थे, तो स्वाभाविक है कि हम इनका पक्ष लेंगे। इनका पक्ष लेंगे तब भी प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। यह प्रश्न अब आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं। फिलहाल के लिए 1980 का दशक आता है। एलटीटी को बड़ी मात्रा में दुनिया भर में फैले हुए जो तमिल थे, जो तमिलनाडु से निकलकर दुनिया भर में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, उनका समर्थन मिलना शुरू हो गया था और उनकी तरफ से धन भी आना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में लिट्टे के पास धन भी था और पैसा वेपन खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय सहायता भी थी। एलटीटीई मजबूती से आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते देखिए 1974 में स्थापना, 1976 में नाम बदलकर लिट्टे यानी एलटीटीई, प्रभाकरण बड़ा नेता। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। 1983 आ गया। यह वो समय था जिस समय एलटीटीई ने अपना जो दमन था उसका बदला लेने का सोचा। एलटीटीई के द्वारा सिन्हले, जिनकी द्वारा सेना में जिनकी बड़ी संख्या थी, उन पर आक्रमण किया गया। 23 जुलाई के दिन एलटीटीई ने गुरिल्ला यानी छुपकर वॉर करते हुए 13 श्रीलंकाई सैनिकों को मार डाला। श्रीलंकाई सैनिकों की मौत से सिन्हले लोगों में जो एलटीटीई था उसके प्रति गुस्से का भाव पैदा हुआ और नैसर्गिक रूप, फिर से मैं वही कहूंगा, नैसर्गिक बार बार क्यों कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्लो में जा रही हैं कि इसने ऐसा किया है तो ये तो होगा ही। यदि ऐसा हुआ है तो स्वाभाविक है कि लिट्टे तमिल्स का समर्थक है तो चलो इन्हीं को मारेंगे। यानी कि जो चीजें स्वाभाविक रूप से जा रही हैं वैसे ही यहां सब चल रहा था कि भाई 1983 के अंदर अगर तमिल्स ने उनको मार दिया तो चलो बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? तमिल से बदला लेंगे। तमिल से बदला लिया गया। जुलाई के अंदर यह बदला होता है और यह जुलाई ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। अगले ही दिन बड़ी मात्रा में श्रीलंका के लोगों के द्वारा तमिल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है।
जिसमें लगभग 3000 तमिल मारे जाते हैं। इसी घटना को ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। आज भी विकिपीडिया पर यह घटना उपलब्ध है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, संख्या क्यों घटती गई, क्योंकि तमिल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। आगे बढ़ते हैं साहब। स्थितियां कुछ इस प्रकार से हो गई, जो कभी बसी हुई जगह थी वो उजाड़ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। मई 1985 में एलटीटीई को गुरिल्ला युद्ध में महारत मिल चुकी थी कि ठीक है हमारे तमिल मरे, लेकिन अब फिर से देखिए, जब तमिल्स मरे हैं तो तमिल्स के जो परिवार हैं, जो बेघर हुए हैं, वो प्रभाकरण के पक्ष में खड़े हो गए कि हम लोग क्यों मारे गए जबकि हमारा कोई दोष नहीं था। तो लिट्टे के समर्थन में भी लोग खड़े होने शुरू हो गए। इसी दौरान अनुराधापुरम नाम की एक जगह है जहां पर सिंगली समुदाय का एक पवित्र स्थल था, बोधि वृक्ष। यहां पर एक बहुत बड़ा मसेकर होता है, एक बहुत बड़ी हत्या होती है यहां पर, और कहा जाता है कि लगभग 150 लोगों को लिट्टे के द्वारा घंटे भर के अंदर मार दिया गया। यह एक प्रकार से उस 3000 लोगों के मारे जाने का विरोध था। अब यहां पर लिट्टे की कार्रवाई को थोड़ा सा जान लीजिए। प्रभाकरण ने अपनी टीम को इस तरह बनाया हुआ था कि यदि आपका कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, चाहे महिला या पुरुष, वो अपने साथ ब्लैक धागे में बंधा हुआ साइनाइड रखता था। साइनाइड रखकर अपने प्राण की आहुति देना है, यानी पकड़ में नहीं आना है। यानी कोई भी लिट्टे का जो कार्यकर्ता था या क्रांतिकारी था वो पकड़ में ना आए, प्रभाकरण ने यह सुनिश्चित कर रखा था। यह जानना आपको इसलिए जरूरी है कि यह एक प्रकार से आत्मघाती लोगों की सेना ही लेकर चला करता था। इन्हीं में से एक आत्मघाती ने राजीव गांधी की हत्या की थी। अब वो कैसे हुआ था आप वो भी जानेंगे। इस बीच में अब एंट्री होती है भारत सरकार की। भारत सरकार की क्यों एंट्री होती है अब आप वो जानिए। क्योंकि 1983 के अंदर आपने देख लिया, 1985 की घटना आपने देख ली, 1986 के अंदर श्रीलंका की सरकार और एलटीटी के समर्थक एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से भिड़ना शुरू हो गए। जनवरी 1987 में राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने एलटीटीई और तमिल के गढ़ जाफना, वही जाफना जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था, यहां पर श्रीलंका के उत्तर में बसा हुआ एकदम कॉर्नर वाला शहर, इस जाफना पर मिलिट्री शासन लागू कर दिया। 10,000 श्रीलंकाई सैनिक जो कि सिन्हले जाति के थे, उन्हें यहां पर दमन करने के लिए भेज दिया। जाफना जहां पर बहुतायत में तमिल लोग रहते थे। मई आते आते यहां के हालात बहुत बदतर हो गए। श्रीलंका की सेना के द्वारा एलटीटी को खत्म करने के लिए हवाई हमले शुरू किए गए, जिसकी चपेट में जाफना के बेगुनाह तमिल नागरिक भी आ गए। 1987 में, अब इधर की तरफ आप देखते चलिए, इंडिया में 1984 से 1989 के बीच में राजीव गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 1989 तक वो प्रधानमंत्री थे। यानी पैरेलली इंडिया में कौन सी सरकार चल रही है यह भी दिमाग में रखिए। 1989 तक जब राजीव गांधी जी थे, दैट मींस जाफना पर जब यह अटैक हो रहा था, उस समय इंडिया में राजीव गांधी जी थे। फिर से सोचिए, तमिलनाडु के तमिल निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनके भाई बहनों के ऊपर जो श्रीलंका की सेना हमले कर रही है वो ना हो। फिर से वही बात, इस स्थिति में तमिलनाडु की सरकार, केंद्र सरकार यानी कि राजीव गांधी जी की सरकार पर दबाव बनाने लगी कि आप अपने भाई बहनों को मरता हुआ कैसे देख सकते हैं। इस बात से राजीव गांधी जी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो श्रीलंका की सरकार से बात करके जाफना में हो रहे हवाई हमले रुकवाएगी। हवाई हमले रुकवाएगी तो फिर से सोचिए, अगर ऐसा होगा तो निश्चित है कि श्रीलंका के सिन्हले इस बात का बुरा मानेंगे कि हमारे देश के आंतरिक मसले पर दूसरा देश इंटरफेयर क्यों कर रहा है। वहीं तमिल लोग इस बात से खुश होंगे कि राजीव गांधी जो हैं वो उनकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ हुआ भी ऐसा। 1987 में जब हालात बिगड़ने लगे तो स्थिति में भारत सरकार ने तमिलों के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील की और साथ में श्रीलंका को चेतावनी दी। चेतावनी में कहा गया कि यदि किसी ने ऐसा कुछ किया तो हम अपनी सेना भेज देंगे। अगर ऐसी स्थिति होती है तो भारतीय सेना जाकर श्रीलंका की सेना को जाफना से पीछे खदेड़ेगी। यह भारत के द्वारा सीधा सीधा श्रीलंका के आंतरिक मसलों पर इंटरफेरेंस कहा गया। भारत सरकार के द्वारा यहां पर उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे, दैट इज जयवर्धने, उनसे कहा गया कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब यह स्थिति आई तो जयवर्धने को इस समय चीन से और पाकिस्तान से संपर्क मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान तो चाहता ही था कि धर्म के आधार पर यहां पर दमन हो, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जयवर्धने सरकार को, जो कि उस समय हुआ करती थी, उन्हें समर्थन दे रहा था। महिंद्रा राजपक्षे यहां पर राष्ट्रपति पद के लिए निकल रहे थे। ऐसी स्थिति में साथियों, अब ये सब चीजें देखने की हैं।
2 जून 1987 को जाफना के तमिलों के लिए समुद्र के रास्ते सहायता भेजी गई भारत सरकार के द्वारा, लेकिन श्रीलंका की नेवी ने उसे उतरने नहीं दिया। इस बात से खफा होकर इंडियन एयरफोर्स ने 4 जून 1987 को ऑपरेशन पूमलाई चलाया। ऑपरेशन पूमलाई क्या था? ऑपरेशन पूमलाई के तहत भारतीय एयरफोर्स श्रीलंका में रह रहे, जाफना में रह रहे तमिलों की मदद के लिए सहायता लेकर पहुंचती है। इसके तहत 5 एंटोनोव AN-32 विमान सहायता लेकर जाफना पहुंचते हैं बिना श्रीलंका की सरकार से इजाजत लिए। और उन विमानों की सुरक्षा के लिए जब ये जा रहे थे तो हमारे मिराज 2000, जो हमारा मिराज लड़ाकू विमान है जिसने जाकर पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी सर्जिकल, वो मिराज उसकी सुरक्षा कर रहा था। श्रीलंका के ऊपर यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि श्रीलंका के अंदर भारतीय फोर्सेस जा रही हैं, मदद कर रही हैं, लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर पाएगा। इधर देखिए, इंडियन एयरफोर्स ड्रॉप रिलीफ सप्लाई ओवर जाफना। भारतीय सेना के द्वारा यहां पर मदद भेजी गई। आप ये ऑपरेशन पूमलाई देख सकते हैं और इस पूमलाई पर जयवर्धने का बयान देख सकते हैं। और वो क्या था कि ए नेकेड वायलेशन, यानी कि एक तरह से खुला और नंगा प्रदर्शन देखें आप किस बात का, हमारी सॉवरेनिटी का, यानी कि इन लोगों ने हमारी संप्रभुता को वैल्यू नहीं दी। ये श्रीलंका के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष भारत के लिए बोल रहे हैं और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। 25 टन सप्लाई जो है वो जाफना के अंदर भेजी गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इसको एस्कॉर्ट करते समय 4 मिराज 2000 फाइटर जेट आ रहे थे। ये भारत की धाक जम रही थी श्रीलंका के अंदर। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि भारत तमिलों के ऊपर हो रहे अत्याचार रुकवा देगा। हुआ भी ऐसा ही। आप यहां पर देख सकते हैं, इनके जो चीफ रहे हैं आर्मी के श्रीलंका के, उन्होंने कहा कि हमने पहली बार देखा डिसअपॉइंटमेंट ऑन देयर फेसेस, सम फाउंड इन डिफरेंट, यहां के लोग पूरी तरह खफा थे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिन्हले लोगों में भारत के प्रति गंभीर नफरत का भाव पैदा हुआ इस ऑपरेशन पूमलाई के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि भारत तमिल्स का समर्थन करता है और सिंहले लोग जो हैं उनके खिलाफ भारत खड़ा है। कोई बात नहीं साहब। ऐसी स्थिति में आकर के भारत ने श्रीलंका में पूमलाई इस ऑपरेशन के बाद में जयवर्धने सरकार और प्रभाकरन, इन दोनों के बीच समझौता कराने का निर्णय लिया। भारत मध्यस्थ बना। मध्यस्थ बनकर के इन लोगों के बीच समझौता कराने की बात रखी गई। लेकिन इससे पहले प्रभाकरन, जो कि इस पूरे नेतृत्व को कर रहा था लिट्टे को, उसे इंडिया बुलाया गया। आप यहां पर राजीव गांधी जी के साथ प्रभाकरन को देख सकते हैं बैठा हुआ। प्रभाकरन इंडिया आता है, दिल्ली में राजीव गांधी जी से मिलता है, मांग रखता है कि यदि श्रीलंकन सरकार हमें उसी तरह की भागीदारी दे जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमें उतना ही अच्छा मंत्री पद दे जो कि हमें डिजर्व करता है, तो हम सीज फायर को तैयार हैं। भारत की मध्यस्थता से आप यहां पर देख सकते हैं, जयवर्धने और राजीव गांधी जी की मध्यस्थता से लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच समझौता होता है। 1987 में यह समझौता हो जाता है। अब जब यह समझौता आप टेबल पर होता हुआ देख रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जाफना से श्रीलंकाई फोर्सेस पीछे हट जाएंगी और लिट्टे जाफना में शांतिपूर्वक तरीके से रहने लगेगा। सीज फायर में चूंकि इंडिया मध्यस्थ था, तो यह एक्सेप्ट किया गया कि इंडिया की वजह से अब यहां पर लिट्टे के जो लोग हैं वो अपने हथियार छोड़ देंगे और वो मेन स्ट्रीम में श्रीलंका के अंदर राजनीतिक रूप से एंट्री करेंगे। भारत कुछ उसी प्रकार से मध्यस्थ बनकर प्रकट हुआ था। एक प्रकार से भारत ने लिट्टे का समर्थन नहीं अपितु तमिल लोगों का पक्ष लिया था और उनकी शांति के लिए लिट्टे से बात करके उनके हथियार डलवाए थे और वहां से श्रीलंकन फोर्सेस को वापस भिजवाया था। शांति स्थापित करने की इस प्रक्रिया को इंडिया लंका अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आप इसे देख सकते हैं। 29 जुलाई 1987 को यह घटना हुई थी जिसमें इंडो श्रीलंका अकॉर्ड अंडरलाइंग द कमिटमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस, यहां पर यह निर्धारित किया गया कि भारत के द्वारा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएंगी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF श्रीलंका में भेजी जाएंगी, जो कि सेना के द्वारा तो वहां से वापसी कराएंगी और पीस कीपिंग फोर्सेस जाफना क्षेत्र के अंदर जो लिट्टे के लोग हैं उनसे हथियार सरेंडर करवाएगी ताकि वहां पर नागरिक अमन चैन कायम हो सके। यही से गलती होना शुरू होता है। भारत के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं। श्रीलंका के अंदर राजीव गांधी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उन पर श्रीलंका के एक जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाला सैनिक था, उसने अपने राइफल की बट से राजीव गांधी जी पर हमला किया। यह हमला यह बताने के लिए था कि मैं सिन्हले हूं और मैं आपके द्वारा कराए गए इस फैसले का समर्थन नहीं करता।
इस वजह से आप यहां पर यह तस्वीर देखते हैं जिसमें बट से होता हुआ हमला आपको दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से श्रीलंकन सिन्हले इस बात से कतई खुश नहीं थे जो पीस कीपिंग का काम करवाया गया था भारत के द्वारा। अब एक तरफ लिट्टे भी खुश नहीं था। लिट्टे इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसके कुछ लोग यह चाहते थे कि उनके द्वारा गन उठाने के कारण शांति स्थापित करने की बात आई है, तो क्यों ना हम इस आंदोलन को ज्यादा समय तक कायम रखें। वहीं सिन्हले इस बात से नाखुश थे कि हमारी सेना सब कुछ खत्म कर सकती थी, भारत बीच में क्यों आया। भारत यहां दोनों के बीच में फंस गया था। अब भारत के द्वारा अपनी अलग से सहायता भेजने का काम ऑपरेशन पवन के नाम से शुरू किया गया। यानी ऑपरेशन पवन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को जाफना में भेजने के लिए किया गया प्रयास था। उद्देश्य अब तक स्पष्ट हो चुका होगा, तमिल्स को यहां पर शांति दिलाना, लिट्टे से सरेंडर कराना, उनकी सेना को पीछे भेजना। लेकिन यहां पर भारत की खुफिया एजेंसीज और भारत की कूटनीति फेल मार गई। किस मामले में फेल मार गई? यह कैलकुलेट करने में कि लिट्टे भारत के साथ धोखा कर चुका था। यानी उसने कमिटमेंट तो किया था, लेकिन जैसे ही श्रीलंकन फोर्सेस वहां से पीछे हटी, लिट्टे ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना के साथ हुआ यह कुठाराघात था, जहां भारत तमिल्स की रखवाली के लिए इंटरफेरेंस कर रहा था, मदद भेज रहा था। वहां पर लिट्टे ने भारतीय सेना के साथ धोखा किया। भारतीय सैनिक जब यहां पर लैंड हो रहे थे और लिट्टे से उसके हेडक्वार्टर्स खाली कराने का प्रयास चल रहा था, तब लिट्टे के द्वारा भारतीय सेना पर हमला किया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेशन पवन, जिसमें कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजा गया था, उसमें जितने सैनिक मारे गए थे उतने सैनिक कारगिल के युद्ध में भी नहीं शहीद हुए थे। दैट मीन्स भारत को ऑपरेशन पवन में भीषण नुकसान हुआ। उस समय के हिसाब से लगभग 900 करोड़ रुपए का घाटा, 1000 से अधिक सैनिक मारे गए और कई हजार सैनिक घायल हुए। यह भारत सरकार की कूटनीति, खुफिया एजेंसीज के द्वारा जुटाई गई इनपुट, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। इस घटना के बाद भारत सरकार भी सोचने पर विवश हुई कि जिस लिट्टे के लिए हमने यह कार्य किया, यह तो अपने आप में बहुत गलत हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर रणनीति बदलने का निर्णय लिया गया कि नहीं, यह तो लिट्टे कुठाराघात कर गया। इधर भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो गया। 1989 के अंदर राजीव गांधी जी की सरकार बोफोर्स तोप घोटाले के अंदर गिर जाती है। बीजेपी की सहायता से वीपी सिंह की सरकार बनती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां लगातार घटनाएं हो रही हैं। भारत के अंदर सरकार के अंदर परिवर्तन हो रहा है। आम चुनाव में राजीव गांधी जी की सरकार गिरती है। बीजेपी जनता दल की सरकार के साथ वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। वीपी सिंह श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुला लेते हैं कि यह शांति सेना में हमारा नुकसान ही हुआ है। एक तरह से भारतीय फोर्सेस जो शांति कराने गई थी, उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस वापस लौटने की घटना से एलटीटी को और मजबूती मिले। उसे लगा कि भारत की सेना हार कर पीछे गई है, क्योंकि वो एलटीटी की गुरिल्ला रणनीति के सामने टिक नहीं पाई। भारतीय सेना की वापसी होती है। 1990 में अयोध्या के करीब कार सेवकों के ऊपर गोलीबारी किए जाने से बीजेपी ने अपना समर्थन इस पार्टी से वापस ले लिया, जिसके चलते हुए सरकार गिरती है। सरकार गिरती है, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनती है, जो अल्पमत की सरकार होती है, और उस दौरान चुनाव प्रचार चलते हैं। आपको मालूम होगा उस समय आर्थिक स्थितियां भारत की बिल्कुल सही नहीं थी। आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा उस समय एलपीजी रिफॉर्म 1991 में किए गए थे। खैर, अब इस दौरान क्या होने लगता है, चुनाव जब चल रहे हैं 1991 के दौरान चुनाव के लिए सभाएं हो रही हैं। इस दौरान सभाओं में राजीव गांधी जी के पक्ष में जनता का समर्थन बनता जा रहा है। राजीव गांधी जी का समर्थन बनने का बड़ा कारण क्या था कि तमिल लोगों को यह लग रहा था कि राजीव गांधी जी ने तो हमारे पक्ष में आने का काम किया था, लेकिन लिट्टे उन्हें धोखा दे दिया। इसी स्थिति में राजीव गांधी जी तमिलनाडु के अंदर जनसभाएं कर रहे थे। घटना का दिन आता है, एक तरफ राजीव गांधी जी हैं, एक तरफ प्रभाकरन आपको दिखाई पड़ रहा है। लिट्टे के द्वारा यह फील किया जाता है कि जनता का समर्थन राजीव गांधी जी के पक्ष में आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और अगर यह प्रधानमंत्री बने तो जो 1990 में सेना वापस बुलाई गई थी, यह वापस इंटरफेरेंस करके लिट्टे का खात्मा करा देंगे। लिट्टे इस बात से डर गया। इस बात से डर गया, दैट मींस वो ये चाहता था कि अब राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने, भले ही इसके लिए उन्हें उनकी हत्या करनी पड़े। इस ऑपरेशन का नाम लिट्टे ने दिया ऑपरेशन वेडिंग। ऑपरेशन वेडिंग के अंदर एक आत्मघाती महिला को तैयार किया गया। 21 मई 1991 को जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन
एक हमलावर, आत्मघाती हमलावर जिसका नाम था धनु, उसने अपनी कमर पर बेल्ट में बम बनाए हुए थे, बांधे हुए थे, ढीला सा कुर्ता, बड़ा सा चश्मा पहन करके वो महिला नजदीक आती है राजीव गांधी जी के, उनके चरण छूती है और चरण छूते समय वो बटन दबाकर खुद को तो खत्म कर ही लेती है और भविष्य में बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय वहीं पर स्वर्गवास को प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में भारत अपना प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार था वो खोता है। इतना ही नहीं, एलटीटीई के प्रति लोगों के अंदर एक द्वेष पैदा हो जाता है। स्थितियां क्या हो सकती हैं यह आपके मन में स्वाभाविक है। कई पत्रकारों ने इनके बारे में लिखा कि यह घटना से पहले इस आत्मघाती हमलावर ने रिहर्सल भी की थी। वो कई बड़े नेताओं की पार्टी में पट्टा बांधकर गई थी चेक करने के लिए कि क्या राजनेता के पैर छूने तक जाया जा सकता है, और वो सफल हुई थी। तभी जाकर के उसने तीसरे अटेम्प्ट में राजीव गांधी जी के पैर छूने के बहाने उनके पास जाकर बम फोड़ने का प्रयास किया। खबर छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, राजीव गांधी इज असैसिनेटेड इन बॉम्बिंग एट कैंपेन स्टॉप इंडिया पुट ऑफ रेस्ट ऑफ वोटिंग। चुनावों का दौर था। सरकार के द्वारा दिए गए अपने जानकारी में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 1999 में बताया था कि श्रीलंका में भारतीय सेना के 1165 जवान शहीद हुए थे, 3009 जवान घायल हुए थे। इस दौरान सरकार को कुल 978 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। जो कारगिल में हमारे शहीदों की संख्या थी उसका यह डबल था। साथियों, अब आपके मन में लिट्टे के प्रभाकरण के बारे में जानने की अंतिम जिज्ञासा बची होगी कि उसका खात्मा कब हुआ। वर्ष 2009 के अंदर एक न्यूज छपती है और वो न्यूज ये है कि श्रीलंका की सेना के द्वारा फिर से जो 2006 के अंदर शांति प्रक्रिया को खत्म करके, यानी लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच की जो शांति थी जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा कराई गई थी, उसे खत्म करते हुए श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के खात्मे के लिए कदम उठाया। 2006 में चली हुई यह कार्रवाई 2009 तक चली और प्रभाकरण को गोली मार दी गई। प्रभाकरण की मौत के साथ ही एलटीटीई का अंत मान लिया गया, यानी 2009 में पूरी तरह से श्रीलंका एलटीटीई से मुक्त हो गया। यह जानकारी 2009 में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही यह खबर वापस आती है कि प्रभाकरण जिंदा है, यह कयास लगने फिर से शुरू हो जाते हैं कि श्रीलंका में संभव है कि अस्थिरता आ सकती है। हालांकि श्रीलंका की सरकार के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है कि इट्स ए जोक। श्रीलंका डिसमिसेस तमिलनाडु के लीडर के द्वारा जो किया गया क्लेम है उसका श्रीलंका के द्वारा मना किया जाता है, खंडन किया जाता है कि यह गलत है। हमने जिस समय प्रभाकरण को मारा था उस समय उसके डीएनए के द्वारा पुष्टि कर ली थी कि यह प्रभाकरण ही है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह पूरी कहानी जीरो से लेकर अंत तक समझ में आ गई होगी। साथियों, यह घटना इतनी बड़ी है, इसे हमने 30 मिनट के अंदर समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद है हमारे द्वारा इसको संकलित करने का प्रयास आपको पसंद आया होगा। और अगर यह पसंद आया होगा तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, और वो ये कि वीडियो के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, जिसे दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। फायदा यह है कि भविष्य में जब भी हम आपके सामने लाइव आएंगे आपको सूचना पहले ही पहुंच जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी उसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो के नीचे ही एक थम्स अप का साइन है जिसे लाइक कहते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, आप उसे दबा सकते हैं। और अगर आपको वाकई में हमारा प्रयास पसंद आया है तो इस सेशन को अपने सभी साथियों से साझा भी कर दें, शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको उपयुक्त लगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो अपना कमेंट जरूर हमें सेशन के अंत में लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस